ये है ग्रीनलैंड। अपने नाम से अलग पृथ्वी का ये इलाका ग्रीनरी से भरा हुआ नहीं है, बल्कि इसका 80% इलाका बर्फ की चादर से ढका हुआ है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ बर्फ के नीचे कुछ ऐसा छिपा है जिसको पाने के लिए पूरी दुनिया में जंग छिड़ी पड़ी है। अमेरिका, रशिया, चाइना, ये सभी देश ग्रीनलैंड को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका ने तो एक स्टेप आगे जाते हुए डेनमार्क, जो कि ग्रीनलैंड को कंट्रोल करता है, उससे ग्रीनलैंड को खरीदने तक की कोशिश की थी, जिस पर आपको पूरा का पूरा एक विकिपीडिया पेज मिल जाएगा। बट आखिर ग्रीनलैंड में ऐसा क्या छिपा हुआ है जिसके लिए अमेरिका और सारी वर्ल्ड पावर्स इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है? अब यहाँ पर मैं आपको एक हिंट दूं। वो जो चीज यहाँ पर छिपी है ना, उसकी वैल्यू अमेरिका के पूरे जीडीपी से भी ज्यादा है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। ग्रीनलैंड, द लैंड ऑफ आइस। दोस्तों, आर्कटिक ओशन में कनाडा और अमेरिका के पड़ोस में मौजूद ग्रीनलैंड, जिस पर आज भी इसे कॉलोनाइज करने वाला एक छोटा सा यूरोपियन कंट्री डेनमार्क रूल करता है। हाँ, यही यूरोप की छोटी सी कंट्री अपने से 50 गुना ज्यादा बड़े आइसलैंड को कंट्रोल करती है। अब ग्रीनलैंड के इतना बड़ा होने के बावजूद यहाँ की पॉपुलेशन केवल और केवल 56,000 है, जिसका मेजॉरिटी ग्रीनलैंड की एक सिंगल सिटी नूक में रहते हैं, जो कि ग्रीनलैंड की कैपिटल भी है। अब दुनिया के इतने बड़े मैसिव लैंड में इतनी कम जनसंख्या होने का कारण है यहाँ का एक्सट्रीम टेम्परेचर और फूड सप्लाई की कमी। क्योंकि देखो, ग्रीनलैंड का 2/3 भाग ना नॉर्थ की और आर्कटिक सर्कल रीजन में आता है, जिसका मतलब यहाँ तक पहुंचने के लिए सनलाइट को अर्थ के एटमॉस्फेयर में ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है, जिसके कारण यूजुअली यहाँ अर्थ के दूसरे हिस्सों की तुलना में काफी कम सनलाइट पहुंचती है, जो इसे और भी ज्यादा ठंडी जगह बना देती है। लेकिन इसके बावजूद गल्फ स्ट्रीम से आने वाला वार्म ओशियन करंट ग्रीनलैंड के सदर्न पार्ट के कुछ पार्ट को ग्रीनलैंड के ओवरऑल कोल्ड टेम्परेचर से गर्म बनाए रखता है। इसीलिए ग्रीनलैंड की ऑलमोस्ट सारी मेजर सिटीज नॉर्थ वेस्ट कोस्ट लाइन पर ही मौजूद है। यही कारण है कि हजारों साल से ह्यूमन एक्टिविटीज ज्यादातर इसके कोस्टल इलाकों तक ही सीमित रही है। लेकिन दोस्तों, गल्फ स्ट्रीम के वार्म वाटर के बावजूद यहाँ का एवरेज टेम्परेचर विंटर्स में -9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन ये जल्द ही बदलने वाला है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से धीरे धीरे ग्रीनलैंड का टेम्परेचर बढ़ रहा है और यहाँ की बर्फ तेजी से मेल्ट होकर समुद्री पानी में मिल रही है। अब बात करते हैं कि हाउ फास्ट ग्रीनलैंड इज मेल्टिंग। नासा के जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी द्वारा साल 2006 में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीनलैंड की आइस और ग्लेशियर 239 क्यूबिक किलोमीटर्स पर ईयर के रेट से मेल्ट हो रहे हैं, जो मेल्टिंग रेट ऑलमोस्ट हर 5 साल में डबल होता जा रहा है। जिसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ग्रीनलैंड के नॉर्दर्न हिस्से में मौजूद आइस शीट्स का है, जिसका मेजरली हिस्सा आर्कटिक सर्कल में होने के कारण ये काफी तेजी से मेल्ट हो रही है, क्योंकि आर्कटिक सर्कल का एवरेज टेम्परेचर ग्लोबल टेम्परेचर से ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स ज्यादा गर्म रहता है। अब दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फास्ट मेल्टिंग प्रोसेस के कारण ग्रीनलैंड हर साल अप्रोक्सीमेटली 200 गीगाटन्स ऑफ आइस हर साल खोता ही जा रहा है, जो आइस पानी बनकर सीधा हमारे समुद्रों में मिल रही है। और अगर इसी तरह चलता रहा ना, तो इस सेंचुरी के एंड तक ग्लोबल सी लेवल ऑलमोस्ट 30 सेंटीमीटर्स तक बढ़ चुके होंगे। अब इस रिसर्च का यह भी कहना है कि इस तरह ग्रीनलैंड के ऊपर मौजूद सारी 2.9 क्वाड्रिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ आइस केवल कुछ ही सेंचुरीज में यहाँ से गायब होकर समुद्री पानी में मिल जाएंगी। अब कई सेंचुरी सुनने में भले ही बहुत ज्यादा समय लग रहा होगा, लेकिन जियोलॉजिकल टाइमलाइन के हिसाब से ये समय पलक झपकाने जितना छोटा होता है, जो दिखाता है कि हम कितने सीरियस खतरे में हैं। क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना, तो ग्रीनलैंड की सारी बर्फ पिघलने से ग्लोबल सी लेवल्स 7 मीटर तक बढ़ जाएंगे, जिससे दुनिया की ऑलमोस्ट सभी मेजर कोस्टल सिटीज डूब चुकी होंगी। फॉर एग्जाम्पल, फ्लोरिडा, मियामी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूरोपियन कंट्रीज, बेल्जियम, वेनिस, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, इजिप्ट, सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ इजिप्ट, अलेक्जेंड्रिया, ऑलमोस्ट इंटायर बांग्लादेश और भारत के वेस्ट बंगाल का काफी बड़ा हिस्सा, ऑल्सो चाइना और जापान एंड ऑलमोस्ट हर कंट्री की मेजर कोस्टल सिटीज जिसका एलिवेशन ओशियन लेवल से 7 मीटर से कम है। इसके अलावा नासा की माने तो इस तरह ग्रीनलैंड से इतना बड़ा मास हटने के कारण पृथ्वी की रोटेशन स्पीड पर भी असर होगा और ये पहले के मुकाबले काफी धीमी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, वहीं पर अगर इसकी दूसरी साइड देखी जाए ना, तो अब हमें दुनिया में एक नया हरा भरा कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा, जो आज से पहले तक इस मोटी बर्फ की चादर के नीचे छिपा हुआ था। एक्सप्लोरिंग ग्रीनलैंड्स आइस शीट्स। दोस्तों, ग्रीनलैंड का 80% हिस्सा 17 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैली आइस शीट से ढका हुआ है, जो पूरी अर्थ के फ्रेश वाटर रिजर्व्स का ऑलमोस्ट
7% होल्ड करती है, जिनकी एवरेज थिकनेस यानी कि मोटाई 2.3 किलोमीटर है। और ग्रीनलैंड के कई हिस्से तो बर्फ की 3 किलोमीटर मोटी चादर से ढकी हुई है। अब देखो ये नंबर कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिन समुद्रों की गहराई से हम इंसान इतना ज्यादा डरते हैं ना, उनकी एवरेज डेप्थ भी केवल 3.7 किलोमीटर ही होती है। आई नो काफी अमेजिंग बात है, पर इससे भी ज्यादा अमेजिंग तो यह है कि ग्रीनलैंड पर मौजूद इन सभी आइस शीट्स का वेट यानी कि वजन 2.9 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर्स यानी कि ऑलमोस्ट 2.9 क्वाड्रिलियन मेट्रिक टन्स है। और इसी इतनी भारी बर्फ की चादर से ढके होने के कारण ये अपने नीचे मौजूद ग्रीनलैंड की सतह को लाखों सालों से कंटिन्यूअसली दबा रहा है, जिसके कारण ग्रीनलैंड का काफी हिस्सा सी लेवल से नीचे जा चुका है। पर जब ग्रीनलैंड के ये आइस फाइनली पूरी तरह मेल्ट होगी, तब हमें ग्रीनलैंड का वो हरा भरा जमीन देखने को मिलेगा जो धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो रहा होगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, खड़ा हो रहा होगा, क्योंकि ये मैसिव बर्फ की चादर का वेट हट जाने के बाद इस कॉन्टिनेंट पर एक प्रोसेस स्टार्ट होगा जिसे आइसोस्टैटिक रीबाउंड कहते हैं। आइसोस्टैटिक रीबाउंड एक ऐसा प्रोसेस होता है ना, जिसमें कई रीजन्स जहां पहले आइस एज के कारण मैसिव आइस डिपॉजिट बन गए थे, जिससे इस वेट के कारण जमीन का काफी हिस्सा नीचे की ओर धंस गया था, लेकिन बाद में अर्थ के गर्म होने पर उस रीजन से बर्फ के वापस हटने पर वहां की जमीन दोबारा से कॉन्टिनेंटल रीबाउंड के जरिए धीरे धीरे ऊपर बढ़ती जाती है। इन शॉर्ट, फ्यूचर में आइस शीट्स के मेल्ट होने के साथ साथ ग्रीनलैंड की जमीन का एलिवेशन भी बढ़ता जाएगा और इसका जो हिस्सा आज सी लेवल के नीचे दबा हुआ है, वो बर्फ के हटने के बाद कुछ ही सेंचुरीज के बाद फाइनली सी लेवल से ऊपर आ जाएगा। ग्रीनलैंड प्लेन क्रैश मिस्ट्री। तो दोस्तों, साल 1968 में एक अमेरिकन बॉम्बर जो 4 थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब लेकर ग्रीनलैंड के ऊपर से उड़ रहा था, पर अचानक इंजन में आग लग जाने के चलते पायलट ने इमरजेंसी में ग्रीनलैंड के एक रिमोट इलाके में क्रैश लैंडिंग की थी, जिसके बाद अमेरिका तुरंत हरकत में आया और इन न्यूक्लियर बॉम्ब्स को ढूंढने के लिए अमेरिका और डेनमार्क दोनों ने मिलकर एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद न्यूक्लियर बॉम्ब्स को तो दोबारा ढूंढ लिया गया, लेकिन इनके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स अभी भी मिसिंग थे, खास करके एक न्यूक्लियर बॉम्ब का सेकेंड स्टेज सिलेंडर, जिसमें यूरेनियम और लिथियम जैसे खतरनाक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर फ्यूल मौजूद था, जो आज तक किसी भी सर्च ऑपरेशन में नहीं मिल पाया। इसके अलावा साल 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिकन लॉकहीड P-38 लाइटनिंग फाइटर जेट एक इमरजेंसी के चलते ग्रीनलैंड में क्रैश हो गया था। वैसे इसके क्रू को तो सही सलामत निकाल लिया गया, पर जेट वहीं पर छूट गया। बाद में कई बार इस फाइटर जेट को ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन ये उसके बाद कहीं नहीं मिला। बट फाइनली 50 साल तक सर्च मिशन चलाने के बाद साल 1992 में इसे खोज लिया गया, जो कि 268 फीट नीचे बर्फ की चादर में ढका हुआ था। अब इसे निकालने के बाद इसे रीस्टोर किया गया और इसके बाद दोबारा इसने फ्लाई करना शुरू किया। व्हाट्स हिडन इनसाइड द ग्रीनलैंड आइस। दोस्तों, ग्रीनलैंड की अलग अलग साइट्स पर की गई आइस ड्रिलिंग के दौरान हमें यहाँ कई हजार फीट नीचे 33 से 56 मिलियन साल पुरानी आइस भी मिली। और जैसा कि मैंने आपको थोड़ी ही देर पहले कहा कि ग्रीनलैंड का 80% हिस्सा पूरा इसी तरह इन हजारों लाखों साल पुरानी बर्फ से ढका हुआ है। इसी तरह ग्रीनलैंड का ये 80% हिस्सा एक बंद तिजोरी की तरह है, जिसके नीचे बहुत से राज छिपे हैं और हाँ, बहुत सारा खजाना भी है। तो साल 2013 नासा ने अपनी सैटेलाइट में लगी रेडार टेक्नोलॉजी की मदद से इन कई किलोमीटर मोटी बर्फ के नीचे मौजूद की जमीन का 3D मैप तैयार किया, जिसमें उन्हें कई शॉकिंग चीजें दिखाई दी। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हिडन कैनियन। तो दोस्तों, 800 मीटर गहरी, 750 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर वाइड ये घाटी अभी तक पृथ्वी पर खोजी गई दुनिया की सबसे बड़ी कैनियन यानी कि घाटी है, जो ग्रीनलैंड की कई किलोमीटर मोटी बर्फ के नीचे दबी है। वैज्ञानिकों ने इसे ग्रीनलैंड्स ग्रैंड कैनियन का नाम दिया है। ग्रीनलैंड की ये घाटी पृथ्वी की सरफेस पर मौजूद सबसे बड़ी कैनियन यारलुंग सांगपो ग्रैंड कैनियन से भी 254 किलोमीटर लंबा है। ग्रीनलैंड की ये हिडन ग्रैंड कैनियन आज के समय सी लेवल से नीचे के एलिवेशन पर है, जिसका मतलब जब फ्यूचर में पृथ्वी के गर्म होने पर ग्रीनलैंड की सारी बर्फ पिघल जाएगी ना, तब ये पूरी तरह फ्रेश ग्लेशियर वाटर से भर जाएगा, जो भविष्य में यहाँ रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ा वाटर सोर्स साबित होगा। लेकिन ऑफ कोर्स आज से कई सेंचुरीज बाद। ए प्रीमिवल लेक। दोस्तों, आज से कई मिलियन साल पहले जब ग्रीनलैंड इस तरह बर्फ से ढका ना होकर हरा भरा जंगलों से भरा हुआ था ना,
उस समय यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी लेक्स में से एक मौजूद थी, जिसमें 18 अलग अलग धाराओं से आने वाला पानी इकट्ठा होता था। रडार से मिले 3D मैप्स मेजरमेंट से पता चलता है कि ये प्रीमेवल लेक 250 मीटर गहरी थी, जो आज 1.8 किलोमीटर मोटी आइस शीट के नीचे दबी हुई है। एविडेंस ऑफ मीटियोरॉइड इंपैक्ट। तो दोस्तों साल 2015 में रडार से ग्रीनलैंड की मैपिंग के दौरान वैज्ञानिकों को यहाँ 2 बड़े क्रेटर्स मिले थे एंड एस्टिमेशंस के अनुसार ये ऑलमोस्ट 58 मिलियन ईयर्स पहले पृथ्वी से टकराए थे, जिस समय ग्रीनलैंड एक हरा भरा इलाका हुआ करता था। पर आज ये दोनों क्रेटर लगभग 930 मीटर मोटी बर्फ की चादर के नीचे मौजूद है, जिनमें पहले वाला 31 किलोमीटर वाइड क्रेटर ग्रीनलैंड के नॉर्थ वेस्ट इलाके में हियावाथा ग्लेशियर के नीचे मौजूद है, जबकि दूसरा 36 किलोमीटर बड़ा क्रेटर पहले वाले से 183 किलोमीटर दूर मौजूद है। परफेक्टली प्रिजर्व्ड फॉसिल प्लांट्स। तो दोस्तों ग्रीनलैंड के कुछ इलाकों में देखा जा रहा है कि जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है ना, वैसे वैसे हमें इसमें बर्फ के नीचे छुपे कई बड़े बड़े पेड़ देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जब साल 2017 में एक न्यूक्लियर वेपन्स बेस के लिए यहाँ ड्रिलिंग की जा रही थी, तब भी वैज्ञानिकों को यहाँ ड्रिलिंग में कई परफेक्टली प्रिजर्व्ड पेड़ पौधों के फॉसिल्स मिले थे, जो कई मिलियन साल पुराने थे। और ये एक प्रूफ है कि आज से कई मिलियन साल पहले ग्रीनलैंड में पेड़ पौधे और जंगल मौजूद थे। वैसे आज तो इस बर्फ की चादर से ढकी जमीन पर केवल एक ही नेचुरल फॉरेस्ट किंगवा वैली मौजूद है, जो इसके सदर्न रीजन में चारों ओर पहाड़ी से घिरा एक छोटा सा इलाका है। ग्रीनलैंड्स नेचुरल रिसोर्सेज, ए जियो स्ट्रैटेजिक गेम चेंजर। तो दोस्तों ग्रीनलैंड के नीचे सबसे इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट चीज है नेचुरल रिसोर्सेज, स्पेसिफिकली हाइड्रोकार्बन एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अब दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ग्रीनलैंड में 412 बिलियन बैरल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन मौजूद है, जो वर्ल्ड के टोटल ऑयल रिजर्व्स का 13% है। एंड ऑल्सो रिसर्च तो ये भी कहती है कि यहाँ पर 30% अनडिस्कवर्ड नेचुरल गैस रिजर्व्स मौजूद है। नाउ कैन यू इमेजिन कि वर्ल्ड के 30% नेचुरल गैस रिजर्व्स सिर्फ एक ही जगह पर सीमित है। ये बात ग्रीनलैंड को स्ट्रैटेजिकली कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जो आज के समय ह्यूमन सिविलाइजेशन की हर एक टेक्नोलॉजी में प्रयोग होते हैं। चाहे हमारे हाथ में मौजूद स्मार्टफोन हो, हमारे कंप्यूटर हो, इलेक्ट्रिक कार्स हो, या फिर हवा में उड़ते हवाई जहाज ही क्यों ना हो। और आज के समय में इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर पूरी तरह चाइना की मोनोपोली चलती है, जो वर्ल्ड का 85% रेयर अर्थ एलिमेंट्स अकेला एक्सपोर्ट करता है। इसीलिए ग्रीनलैंड के इन रेयर अर्थ एलिमेंट डिपॉजिट्स को कंट्रोल करने के लिए इसके कई छोटे छोटे गांव भी दुनिया की कुछ सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन बन चुके हैं। यहाँ तक कि अमेरिका तो अपने पैसों में इतना अंधा हो चुका है कि उसने तो डेनमार्क को, जो ग्रीनलैंड को कंट्रोल करता है, उसे ग्रीनलैंड के कुछ इलाके अमेरिका को बेचने का ऑफर कर दिया था, जिस पर आपको एक डिटेल्ड विकिपीडिया आर्टिकल भी देखने को मिल जाएगा। नाउ ऑफ कोर्स डेनमार्क ने अमेरिका की उस समय नहीं सुनी, क्योंकि डेनमार्क रशिया के जितना मजबूर या फिर कहे कि बेवकूफ नहीं था, जो वो अपनी जमीन के सबसे ज्यादा रिसोर्सेस रिच लैंड को अमेरिका को पकड़ा दे, जैसा रशिया ने अलास्का के साथ किया था। पता है ना मैं किस जमीनी हिस्से की बात कर रहा हूँ? अच्छा पता है तो जल्दी जल्दी कमेंट में लिख के बताओ। बट शॉर्ट में कहूं तो डेनमार्क ने अमेरिका के इस प्रपोजल को बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका, चाइना, रशिया जैसे कई पावरफुल कंट्रीज इन्वेस्टमेंट के जरिए या फिर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस के जरिए धीरे धीरे ग्रीनलैंड में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाता जा रहा है। इस समय ग्रीनलैंड का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है नरसाक टाउन, जिस पर इस समय सभी वर्ल्ड पावर्स की नजर है, क्योंकि ग्रीनलैंड के सदर्न पार्ट में मौजूद ये नरसाक टाउन, जिसकी पॉपुलेशन केवल 1346 है ना, वहां दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रेयर अर्थ एलिमेंट रिजर्व्स डिपॉजिट्स मौजूद है। अब जिस साइट पर ये डिपॉजिट्स मिले हैं उसे क्वानेफ जेल्ड के नाम से जाना जाता है। अब एक एस्टिमेशन के अनुसार क्वानेफ जेल्ड के इन डिपॉजिट्स में स्कैंडियम, यट्रियम जैसे 11 मिलियन टन्स ऑफ रेयर अर्थ ऑक्साइड मौजूद है। ऑल्सो यहाँ पर ऑलमोस्ट 2,70,000 टन्स के यूरेनियम डिपॉजिट्स भी है। एंड रिमेंबर, ये बस हम ग्रीनलैंड के एक छोटे से रीजन में मौजूद सिर्फ एक डिपॉजिट की ही बात कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, ग्रीनलैंड की इतनी मोटी कई किलोमीटर बर्फ के नीचे ऐसे कितने रेयर अर्थ एलिमेंट्स के डिपॉजिट्स होंगे। इसीलिए तो अमेरिका और यूरोप ग्रीनलैंड के ये रेयर अर्थ एलिमेंट डिपॉजिट्स के लिए काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है, क्योंकि ग्रीनलैंड के ये रिजर्व्स उनकी चाइना की निर्भरता खत्म कर सकता है। नाउ लेट्स सी कि कब इन रिसोर्सेज की माइनिंग शुरू होगी और क्या सच में ग्रीनलैंड अमेरिका और यूरोप की चीन पर निर्भरता
खत्म कर पाएगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लिखकर जरूर बताना। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जहां हम कई वैल्यूएबल नॉलेज रील्स बनाते हैं। तो ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, यहां पर जाकर अभी मुझे फॉलो कर लेना। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन ऐसा करने पर हमें काफी मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने में। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय।